सोचिए दुनिया की एक ऐसी जगह जो हमेशा से शांत जमी हुई बर्फ की चादर थी, अब वो अचानक ग्लोबल पावर्स के लिए एक नया अखाड़ा बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस खेल में एक नया और बहुत ही मजबूत खिलाड़ी आ गया है, और वो है चीन। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि चीन के आर्कटिक इरादे दुनिया के सबसे ऊपरी हिस्से की जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता रहे है ना कि चीन, जो आर्कटिक के आसपास भी नहीं फटकता, वो दुनिया के इस सबसे ठंडे, सबसे उत्तरी कोने में आखिर कर क्या रहा है। और यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो आजकल पश्चिमी देशों की राजधानियों में खलबली मचाए हुए है। इस सवाल का जवाब छिपा है चीन की लगातार बढ़ती मौजूदगी में। सोचिए, सुदूर उत्तर में यानी हाई नॉर्थ में अब एक ऐसा झंडा लहरा रहा है जो वहां के लिए बिल्कुल नया है, एक अजनबी जैसा। पर बात सिर्फ झंडा लहराने तक ही नहीं रुकी है, ये एक बहुत ही ठोस और लगातार बढ़ती हुई प्रेजेंस है। देखिए, चीन के जो आइस ब्रेकर और रिसर्च जहाज है ना, वो अब आर्कटिक के पानी में रेगुलरली गश्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि अलास्का के करीब भी। उनका एक रिसर्च शिप है स्यूलोंग 2। उसे तो अमेरिकी तट से सिर्फ कुछ 100 मील दूर ऑपरेट करते हुए देखा गया है। और कहानी सिर्फ समंदर तक ही नहीं है, जमीन पर भी। नॉर्वे के स्वालबार्ड में उन्होंने अपना येलो रिवर स्टेशन बना रखा है। मतलब साफ है, चीन पानी और जमीन दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो सवाल फिर वही कि आखिर चीन और बाकी दुनिया भी अचानक इस बर्फीले रेगिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे हैं। वजह एकदम साफ है। आर्कटिक अब सिर्फ बर्फ की चादर नहीं रहा, ये अब एक स्ट्रेटेजिक खजाने का नक्शा बन चुका है। और इसके पीछे हैं दो बड़े कारण। पहला तो है पिघलती हुई बर्फ। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से नए नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, ऐसे रास्ते जो एशिया और यूरोप के बीच ट्रैवल टाइम को हफ्तों कम कर सकते हैं। और दूसरा कारण है छिपा हुआ खजाना। मतलब इस बर्फ के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा अनछुआ भंडार दबा पड़ा है। और देखिए, यहाँ बात किसी छोटे मोटे मिनरल की नहीं हो रही है। अंदाजा ये है कि इस इलाके में तेल, गैस और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मेटल्स का एक जबरदस्त भंडार है। हाँ, ये वही मेटल्स हैं जिनके बिना आज हमारे स्मार्टफोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स बन ही नहीं सकते। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मैग्नेट है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ व्यापार और रिसोर्सेज पर खत्म नहीं होती। बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे एक और कहीं ज्यादा गहरा राज छिपा है, और वो है मिलिट्री स्ट्रैटेजी। और चीन की जो ये एक्टिविटीज है ना, वो सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च तक ही सीमित नहीं है। अब देखिए, ऑफिशियली तो चीन यही कहता है कि उसकी मौजूदगी वहां सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। उनके श्वेबोलोंग 2 जैसे जहाज क्लाइमेट चेंज की स्टडी कर रहे हैं, जो कि एक जरूरी काम भी है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? और यहीं पर एंट्री होती है डुअल यूज टेक्नोलॉजी की। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल सिविलियन कामों के लिए भी हो सकता है और मिलिट्री मकसद के लिए भी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, समंदर के नीचे का नक्शा बनाना। ये साइंटिस्ट के लिए तो बहुत जरूरी है, पर सोचिए, वही नक्शा एक सबमरीन को बर्फ के नीचे चुपचाप रास्ता दिखाने में भी मदद कर सकता है ना, किसी खजाने जैसा। तो जाहिर है इन साइंटिफिक मिशनों का नतीजा सीधा सीधा मिलिट्री पावर में बदल सकता है। सोचिए, सबमरीन्स बर्फ के नीचे छिपकर दुनिया की नजरों से बच सकती हैं। समंदर के नक्शे से उनका सोनार ज्यादा सटीक काम करता है। और इस बर्फीले माहौल में काम करने का जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो भविष्य के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए किसी सोने से कम नहीं। और तो और, ये चीन की नेवी को अटलांटिक और पैसिफिक महासागर तक पहुंचने का एक खतरनाक शॉर्टकट भी दे सकता है। अब जाहिर सी बात है, चीन की इन हरकतों पर अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों की पैनी नजर है, और वो इसे लेकर काफी परेशान भी हैं। बस इसी वजह से आर्कटिक में अब दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों का टकराव हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव सुनने को मिलते हैं। एक तरफ है वेस्ट यानी अमेरिका और उसके साथी, जो इसे चीन का एक स्ट्रेटेजिक एनक्रोचमेंट मानते हैं। उनका कहना है कि साइंस की आड़ में मिलिट्री मकसद पूरे किए जा रहे हैं, वो भी खास तौर पर रशिया के साथ मिलकर। और वहीं दूसरी तरफ है चीन, जो कहता है कि ये तो बस एक शांतिपूर्ण साइंटिफिक कोऑपरेशन है और वेस्ट की चिंताएं बेवजह का डर है। और हाँ, वेस्टर्न देश सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, उनका जवाब भी उतना ही ठोस है। वो इस इलाके में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, सर्वेलेंस तेज कर रहे हैं और मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, अमेरिका, कनाडा और फिनलैंड ने मिलकर एक आइस पैक्ट भी साइन किया है, जिसका सीधा सीधा मकसद है चीन और रशिया का मुकाबला करने के लिए और ज्यादा आइस ब्रेकर जहाज तैयार करना। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जा रहा है? ये हमें ले जा रहा है आर्कटिक की एक नई हकीकत की तरफ। वो इलाका जो कभी ठंडा और दुनिया से कटा हुआ माना जाता था, अब एक गर्म जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो ये नेवी के लिए नए शॉर्टकट और सर्वेलेंस के नए मौके खोलता है। इकोनॉमिकली देखें तो ये दुनिया का अगला बड़ा मैदान है जहां रिसोर्सेज के लिए जबरदस्त होड़ मचेगी। और जियोपॉलिटिकली इसने अमेरिका और चीन की राइवलरी को एक बिल्कुल नए बर्फीले मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है। आर्कटिक अब दुनिया का वो शांत बर्फीला कोना नहीं रहा। ये अब तेजी से एक ऐसा अखाड़ा बनता जा रहा है जहां बड़ी बड़ी ताकतों के हित आपस में टकरा रहे हैं, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल और विवादित जगह बन चुकी है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या आर्कटिक, जो कभी एक जमी हुई भूली बिसरी सरहद हुआ करता था, अब दुनिया का अगला बड़ा फ्लैश पॉइंट बनने वाला है? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा।